बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भाई ये तो मुझे सूरत पढ़नी है कि जिसको ये दुआ भी की है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आ जाए टोटली, ये मेरा दूसरा लेक्चर है इस पे। तो चूंकि मैं समझता हूँ, मेरा अकीदा है कि बंदे को फिर अंग्रेजी आ जाती है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा स्लो भी हूँ। और याद रखें, इसको थोड़ा स्लो ही करना चाहिए, टेंस को एक दिन में मुकम्मल नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान का जो ब्रेन होता है ना, इसमें भी लेयर्स होती हैं। एक चीज जिस तरह इंसान खा के हजम करता है ना, इस तरह इंसान कोई उसूल है, कोई थ्योरी है, उसके बाद उसके स्टेप्स को बड़े आराम से करना चाहिए, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए इस मामले में। इसलिए मैंने फर्स्ट डे आपको कहा टेंसेस का फर्स्ट लेक्चर था, व्हाट आर टेंसेस एंड व्हाई आर टेंसेस। देन वी केम टू व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, फिर हमने किया कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ अ कंप्लीट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव। अच्छा, कल हमने उसके ऊपर पूरा लेक्चर दिया मैंने कि भाई मुकम्मल टेंस जो एक्टिव और पैसिव मिला के बनता है। तो आज हमने उसी बात को आगे डेवलप करना है और इसको अच्छी तरह सीख लेना है वेरी मच कि यस, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, फर्स्ट लेक्चर था सेंस ऑफ टाइम, इसके ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंस ऑफ टाइम क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है। अच्छा, ओवरव्यू कर ले हम इसका। फिर हम आगे आए, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को कल हमने डिस्कस किया था कि इसमें फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं। और फिर हम आगे थे जनाब के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एसवीओ फार्मूला होता है, बड़ा पॉपुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि दोनों 50% होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अच्छा, फिर हम आगे गए तो हमने उसकी मिसाल भी दी थी कि आई राइट अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव है, और ये ए लेटर इज रिटन, इसमें हाथ लिखने वाला नहीं है तो ये पैसिव है। ये बात हमने कल अच्छी तरह कर ली थी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलकर हमने ये चीज सीखनी है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। कल एक पॉइंट रह गया था याद रखने की बात में कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं तो बिल्कुल बिगनर्स समझ रहा हूँ, ये बिगनर्स के लिए आज लेक्चर है खास तौर पे, जो बिल्कुल जिनको फर्स्ट ईयर में पहुंच के एफएससी में और ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, वो भी इसमें शामिल है आज। भाई ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये देखें, ये सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, ही सब्जेक्ट है। जो काम होता है राइट वर्ब होता है, और जिस मकसद के लिए होता है, जो फाइल या सब्जेक्ट की ख्वाहिश होती है, वो जो काम करने के बाद उसको जो अचीवमेंट होती है, यानी वो लिखता है तो क्या लिखता है, उसका एक्शन कहाँ फॉल करता है, एक्शन की मंजिल क्या है, उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, उसको मफूल भी कहते हैं उर्दू में। अच्छा, सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं। अच्छा, राइट को वर्ब को उर्दू में फेल भी कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया भी है एक और लेक्चर के अंदर। बहरहाल ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, काम करने वाला, जो काम होता है और जिस मकसद के लिए होता है। अब हम आगे चलते हैं। तो आज हमने अब एक्टिव और पैसिव को तो हमने डिस्कस कर लिया, 50% एक्टिव 50% पैसिव। अच्छा, ये एक्टिव तो आपने बड़ी बार किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये तो आपने कोई, मैं कहता हूँ कोई कम से कम 100 बार किया होगा, पहले टेस्ट भी दे चुके होंगे आप छोटी क्लासेस में। लेकिन फिर भी रिफ्रेश करने के लिए इसमें जब सिंपल फिक्रे बनाते हैं या अफर्मेटिव भी कहते हैं उनको, तो फिर उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, एक्टिव वॉइस की बात, और सिर्फ आधे टेंस की बात हो रही है, पूरा नहीं टेंस ये। आज हम सिर्फ एक्टिव पे बात करें, कल पैसिव पे भी करेंगे डिस्कस, और फिर दोनों को मिला के इनकी एक्सरसाइज करेंगे।
और जब एक बार आप जरूर कंफ्यूज होंगे, एक बताऊं मैं, जो बंदा पहली दफा मुकम्मल टेंस सीखता है ना, वो एक बार कंफ्यूज जरूर होता है एक्टिव और पैसिव में। बस उसको एक ही मैं उसको कल भी डिस्कस करूंगा कि उसको पता चल जाएगा, जब वो एक्सरसाइज करेगा उसको पता चल जाएगा, जब सब्जेक्ट नहीं होता, वर्क हो रहा होता है, फंक्शन हो रहा होता है, लेकिन काम करने वाला नहीं होता, तो वो पैसिव होता है। बहरहाल अभी एक्टिव की हम एक्सरसाइज करेंगे, जो हम बड़ी बार कर चुके हैं, डू डज वाले जो फिक्रे होते हैं, ये तो आप 5 क्लास से शुरू किया हुआ, लेकिन फिर भी अच्छा भाई, जब सब्जेक्ट जब नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के एतबार से। अच्छा, जब इंट्रोगेटिव हो तो डू डज पहले आ जाता है, बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, ये डू जो है ना इनके साथ लगाते हैं, ये इसकी कुंजी है। अच्छा, कुछ बच्चे ना बस ऐसे प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं अंदाजों से, भाई ये बातें पहले, ग्रामर इज द मैथमेटिक्स ऑफ लैंग्वेज, ये अक्सर मैं कहता हूँ क्लास में है, ये तो यही साइंस होती है यार, इसका फार्मूला सीखे अप्लाई करें। अच्छा, फार्मूला नहीं सीखना, डायरेक्ट फिक्रे बनाने हैं, तुक्के लगाने हैं, अंदाजे लगाने हैं। अच्छा, मैं स्कूल जाता हूँ, बच्चे कहते हैं आई एम गो टू स्कूल, वो भी सच्चे है, उसको उनको पता ही नहीं है कि एम तो इसमें लगना ही नहीं है, वो हूँ की इंग्लिश एम कर, जो कुछ समझते हैं मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, तो मैं कॉलेज जाता हूँ तो आई एम गो टू कॉलेज होना चाहिए ना। ये भाई उनके लाशऊर में बात तो आपने बैठाई है, जिन्होंने ग्रामर नहीं सिखाई है। उसको जो स्टैटिक वर्ब्स हैं और जो फंक्शन जो एक्शन वर्ब्स हैं, उनमें आपने फर्क नहीं बताया। ये बच्चे के लिए बड़ा अजाब होता है, उसको शुरू में ही स्टैटिक वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स में डिफरेंस बता देना चाहिए। तो भाई देखें, अच्छा नेक्स्ट है कि जब देखें इसमें कोई एम का यूज नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस में इज आर एम का यूज बिल्कुल नहीं होता, ये बात पल्ले बांध लें। वो हैंड पे आए, हूं आए, जो भी आए, जब एक्शन आ गया ना तो आप फिर गुलाम है फार्मूले के, आपने फिर ताबेदारी करनी है, अपनी मर्जी नहीं करनी। देखिए, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि दिल के मुताबिक नहीं काम होता, असूल के मुताबिक होता है। दिल पे तो जूते मारने चाहिए दिल तो पागल है, इसी ने ग्रामर नहीं सीखने दी, यकीन करें आपको। तो ये जो सिंपल सिंपल फार्मूले हैं, ये आपने माइंड में रख लेने हैं। ये देखें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाना है। अच्छा, डू इन इनके साथ लगना है, डज इनके साथ लगना है। बड़ी क्लियर सिंपल बातें हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। भाई गॉड, मुझे कसम तो नहीं खाता, मैंने बड़े फजूल किस्म के लोगों को टेंस सिखाए हैं। मैंने 3 क्लास के बच्चों को, मेरा अपना बेटा 3 में पढ़ता है, 4 में, मैंने उसको यकीन कर टेंस सिखा दिए हैं, और मैं हैरान हूँ कि यार क्या हो गया है कि हम मतलब हाई लेवल पर जाके बच्चे बेचारे टेंसों के मोहताज होते हैं। बस ये असल में कि सादा तरीके से सीखें, कम्प्लेक्स नहीं करना चीजों को, सादा सिंपलेस्ट। मैं अच्छा, नेक्स्ट चैलेंज जनाब, एस का इजाफा जो है वो इनके साथ होता है, याद रखना, इन सब्जेक्ट के साथ होता है, इट के साथ, ही शी के साथ, बाद नाम के साथ। अच्छा, ईएस का इजाफा जो है इन वर्ब के साथ है, जिनके आखिर में बेसिकली जिनके आखिर में, भाई जिनके आखिर में ये हर्फ आते हैं, डबल एस, एस है, एस एच है, सी एच है। जिस तरह ही गोज टू कॉलेज, स्टैंड पे ओ आया ना, ये भी देखिए नीचे स्टैंड पे ओ आया तो ज़ारा ई एस लगा है, वो कॉलेज जाता है। यानी जब ये लफ्ज आएंगे किसी वर्ब के एंड पे, ये एक्शन वर्ब, ये जिस तरह गो वर्ब है, इसके एंड पे ओ आया, अगर यहाँ डबल एस आए, एस आए, डबल एस एच आए, सी एच आए, तो फिर वहां पर ई एस का इजाफा होगा। बात पल्ले बांध ले, बड़ी सिंपल सी बात है यार। आप फर्स्ट ईयर में है, आप सेकंड ईयर में, आप बीए में, आप एमए में, आप 4 में है, आप 7 में है, ये असूल यही है, मेरे लिए भी यही है। से बात के दिखाएं, कोई कहे ना जरा, ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, इसके ऊपर मतलब में तो बड़ा सॉलिड बातें हैं यार। नेक्स्ट है, मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, देखे ना, हालांकि आई सिंगल है लेकिन ई एस का इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। ये मैंने इसीलिए कहा था शुरू में, आपको पर्सन का पता होना चाहिए। ईएस का इसका इजाफा होना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी ही, शी, इट और वाहद, नाम है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो दे भी होता है,
उसके साथ ऐसी इसका इजाफा नहीं होता। बहरहाल थर्ड पर्सन बाहर सिंगुलर के साथ, अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है या जमा है उसके साथ नहीं। अच्छा, वो कॉलेज नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। आपको पता ऊपर हम सीख चुके हैं, ऊपर अगर आप जाए तो डज आता है ही शेप के साथ, ये लिखा हुआ है ना। तो अगर इसको हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ही डज नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। अब आई के साथ क्या आता है, ऊपर जाके हम देखते हैं, ये डू की, ये आई जो है ये देखें, ये डू की सीरीज में ये नजर आपको आ रहा है। बस आपने यहाँ से रहनुमाई ऊपर से लेनी है, फार्मूले से नीचे अप्लाई कर देना है। ही डज नॉट गो टू कॉलेज, अच्छा मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ तो आई घर डू आता है। अच्छा वो कॉलेज नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू कॉलेज। तो ये आज मैंने मुख्तसर से लेक्चर ही देना था आपको, ये फार्मूले सिखाने थे। कल हम पैसिव का फार्मूला करेंगे और फिर इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यकीन करें, इसको सीख लें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट, सारी जिंदगी अल्लाह के किस्म लोगों गुजर जाती है, उनको अंग्रेजी लिखनी इसलिए नहीं आती कि उनको पैसिव का पता नहीं होता, वो एक्टिव को पूरा टाइम समझते हैं। मेरे पास एक दफा एक बड़े अच्छे मैनेजर पढ़ने आए इंग्लिश लैंग्वेज का, तो मैंने जब उनको पैसिव वॉइस सिखाया ना, तो यकीन कर सर पकड़ के बैठ गए, कहते हैं यार पहले भी लिखते तो ठीक ही थे हम, लेकिन पहले पता नहीं होता था, अब आपने फार्मूले सर बता दिए, अब हम अप्लाई कर लेते हैं, हमें खुद पता चल जाता है कि हमारी बात गलत है कि ठीक है। तो भाई ग्रामर बंदे को कॉन्फिडेंस देती है, ग्रामर इज द रनिंग ब्लड इन द लैंग्वेज। इसको मतलब बोतल ले बंदा ब्लड की तो बंदा कितना ताकतवर हो जाता है। कोशिश करें कि इसको अपने अंदर ऐड करें, बड़ी सिंपल चीजें हैं और बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा अक्सर बच्चों को तो ये आते ही होते हैं, ये सबके लिए। बहरहाल कल को जो होगा बड़ा अहम लेक्चर है वो पैसिव वॉइस के ऊपर, तो वो फिर पैसिव और एक्टिव की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फिर एक्सरसाइज में दूंगा आपको, आपने अपने तौर पर उसको हल करके घर में किसी बड़े को चेक करवा लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।